हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने अलाउद्दीन के नॉर्दर्न इंडिया कॉन्क्वेस्ट के बारे में किया था। आज हम लोग कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन पढ़ेंगे। फैब्यूलस वेल्थ एक्वायर्ड फ्रॉम प्लंडर ऑफ देवगिरी हैड मेड अलाउद्दीन द सुल्तान ऑफ दिल्ली। The conquest of Deccan therefore constituted an indispensable part of his imperial policy. Devgiri to Alauddin was a gateway to the treasure trove of the legendary 40 thieves, and Sultan was ever eager to possess it by playing the role of Ali Baba. In the opinion of the author, it was Alauddin's dream of possessing the Deccan which turned that ambitious and adventurous youth into a great imperialist, and the conquest of Rajputana in central India simply enabled him to bridge the gulf between Delhi and Vindhyas. तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन, क्योंकि अलाउद्दीन देवगिरी से ही लूटे हुए जो माल थे उसी से उन्होंने जो है दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, खुद सुल्तान बन गए। तो देवगिरी उनके लिए क्या था, जैसे अली बाबा और 40 चोर वाली जो कहानी है कि अली बाबा को एक मतलब ना सिम के अंदर एक मिल जाता है पूरी मतलब बहुत सारे पैसे और ये वो, तो डेक्कन अलाउद्दीन के लिए वही था। और अलाउद्दीन जो है वो अली बाबा की तरह रोल प्ले करने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो डेक्कन के अली बाबा बने और डेक्कन में जो भी ख़जाना है वो लूट पाएँ। और माना जाता है कि सेंट्रल इंडिया या राजपूताना अलाउद्दीन के कैप्चर करने का एकमात्र यही रीज़न था कि उनको डेक्कन और इंडिया के बीच का जो है अपना गैप वो कंप्लीट करना है, वो उस गैप को फिल करना है ताकि दिल्ली और विंध्या के बीच में गैप ना रहे। Conquest of Deccan was foremost in his mind ever since he secured the crown. Therefore, while the conquest of northern India was progressing satisfactorily, Alauddin was in touch with all the development that had been taking place in the south. तो नॉर्दर्न इंडिया में जो है कॉन्क्वेस्ट वगैरह चल रहा था, फिर भी अलाउद्दीन जो है वो साउथ के बारे में पूरी जानकारी रख रहे थे। लॉन्ग बिफोर ही लॉन्च्ड अ फुल फ्लेजेड कैंपेन फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ द डेक्कन, ही हैड एजुकेटेड हिमसेल्फ विद द नॉलेज ऑफ द topography, ascertained the route leading to the principal towns, and acquired intelligence about military prowess and treasures of Hindu adversaries who sat on the throne of the southern kingdoms. Besides Ramchandra Dev, the Yadav ruler of Devgiri, there were three other prominent kings of the south. Pratap Rudra Dev II of the Kakatiya dynasty had his headquarters at Warangal, Veer Ballal III of Hoysala at Dwar Samudra, and Kulshekhar Pandya of the far south at Madura. अलाउद्दीन ने जो है वो साउथ में अटैक करने से पहले पूरे साउथ की जानकारी ली, कौन है, कहाँ मेजर टाउन्स है, कैसे इजीली जाया जा सकता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसा है। और उनको पता चला कि रामचंद्र देवा के अलावा भी 2-3 रूलर हैं जो कि काफ़ी प्रॉस्पेरस किंगडम को जो है रूल कर रहे हैं। इसमें आ गए रामचंद्र देव, तो पहले हैं ही जो देवगिरी के रूलर हैं यादव क्लैन से, यादव डायनेस्टी से। प्रताप रुद्र देव II जो काकतिया डायनेस्टी से हैं और वारंगल में उनका हेडक्वार्टर है। वीर बल्लाल जो कि होयसाला डायनेस्टी के हैं और द्वार समुद्र में रूल करते हैं। और कुलशेखर पांड्या जो कि फार साउथ में मदुरा में रूल करते हैं। ये रूलर्स जो हैं राजपूत चीफ्टेंस के ही तरह थे। इसका क्या मतलब है कि जैसे राजपूत नॉर्थ में एक दूसरे को मदद नहीं करते थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे, वैसे ये भी जो है एक दूसरे के अगेंस्ट थे, एक दूसरे को कोई मदद नहीं करते थे। अच्छा नेबरली रिलेशन था नहीं इनके बीच में और कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल फ्यूड्स और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फैट्रिसाइडल वॉर्स। एक तो बाहर भी एक दूसरे से ये लोग लड़ते थे और ऊपर से इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे क्योंकि फैट्रिसाइडल भाई में लड़ाई हो जाती थी थ्रोन के लिए। तो ये सारा चीज़ यहाँ भी कॉमन था। इसलिए क्या हो गया कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था इन लोगों को एक एक करके हराना। रणथंभौर के कैप्चर के बाद उलुग खान ने जो है एक एक्सपीडिशन प्रिपेयर किया तेलंगाना और मालबार पे, बट उलुग खान के अनटाइमली डेथ की वजह से क्या हो गया, प्लान को उन्हें ड्रॉप करना पड़ा। 1303 में अलाउद्दीन जो है उन्होंने खुद ही चित्तौड़ पर अटैक किया और फिर आर्मी जो कि कारा में जो आर्मी थी उनको ऑर्डर किया कि वो तेलंगाना मार्च करे बिहार और उड़ीसा होते हुए। latter expedition I'm so sorry Bengal and Odisha. The latter expedition proved however a failure
The army was probably defeated by the forces of Warangal. This is why the Muslim chronicles have either omitted it or made only a casual reference to it. तो क्या हो गया कि अलाउद्दीन ने कहा कि जाकर के ना, अलाउद्दीन ने खुद ही से चित्तौड़ से होते हुए एक आर्मी लीड किया कारा की तरफ, और फिर जो है तेलंगाना में मार्च करने के लिए ऑर्डर दिया आर्मी को, लेकिन ये जो मिशन था ये फेल हो गया। और इसलिए मुस्लिम क्रॉनिकल्स ने यानी तो इसको लिखा ही नहीं है, यानी तो इसको बहुत ही कैजुअली रेफरेंस दिया है, क्योंकि वो हार गए थे अलाउद्दीन इस वजह से। By the year 1305, Rajputana and Malwa had been conquered and all the routes leading to the south secured by Delhi. The Mongol invasions had been beaten off with firm hand. तो 1305 तक क्या हो गया, राजपूताना मालवा जो है वो अच्छे से कॉन्कर हो गया था, साउथ के लिए रूट्स बन गई थी दिल्ली से, और मंगोल इन्वेजन जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। अलाउद्दीन जो है वो 4,75,000 वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी को लेकर के अलाउद्दीन के पास थे, जो कि एम्प्लॉयड रहते थे इफ़ेक्टिव कंट्रोल के अंदर। एक होल सेल इन्वेजन किया डेक्कन के ऊपर, देयरफॉर ले इन द लॉजिक ऑफ हिस्ट्री। A few immediate considerations helped in the materialization of Deccan campaigns in 1306-7. Alauddin's extensive economic reforms, the vast expansion of administration and practice of paying salaries in cash to the soldiers, as well as the bureaucracy, increased the demand for gold and silver. The desire to secure the precious metals from the south, therefore, became a dire necessity to replenish the state treasury and lubricate the war machine. तो क्या हो गया, अब इसमें वॉर की कुछ नीड देखते हैं कि इमीडिएट क्या कंसिडरेशंस रहे वॉर के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन बहुत एक्सटेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे थे। इससे पहले पूरा फ्यूडल सिस्टम था, अलाउद्दीन ने वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म किया, मार्केट पॉलिसीज़ भी लाएंगे ये, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, और सोल्जर्स को ये कैश में पैसे दे रहे थे, तो गोल्ड और सिल्वर की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी सी हो गई। इसलिए इसको जो है अब ये कहाँ से लेंगे, तो साउथ से लेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि अलाउद्दीन को साउथ पर क्या हो गया, इट बिकेम अ डायर नेसेसिटी कि वो स्टेट ट्रेजरी को भरा जाए वापस से, इसलिए जो है इन्होंने साउथ पर अटैक किया। टू ऑल दीज फैक्टर्स वेर एडेड अ कपल ऑफ प्लॉजिबल एक्सक्यूज। रामचंद्र देव had failed to send the tribute to Alauddin Khalji as per the terms of agreement made in 1296. He had instead given shelter to Karan Dev, the fugitive ruler of Gujarat, who was put up in Elitpur, the territory which was claimed by Alauddin Khalji to be his own by the virtue of the old agreement. तो यहाँ पर क्या, और फिर एक और रीज़न क्या हो गया, रामचंद्र देव जिनसे अलाउद्दीन जो है जब उन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया था, तो रामचंद्र देव ही वहाँ के राजा थे, तो वो जो है वो हार गए थे रामचंद्र देव, पर रामचंद्र देव ने जो ट्रिब्यूट प्रॉमिस किया था वो अलाउद्दीन को दे नहीं रहे थे। और इसके साथ साथ अलाउद्दीन ने गुजरात पर अटैक किया था और करण देव को रामचंद्र देव ने जो है वो शरण दे दिया, एलिचपुर जो है एलिचपुर में रहने दिया, और एलिचपुर जो है वो अलाउद्दीन खलजी अपनी ट्रीटी बताते थे पुराने अग्रीमेंट के हिसाब से। और साथ ही साथ कमला देवी, द एक्स क्वीन ऑफ करण देव, नाउ द मलिकाए जहान ऑफ अलाउद्दीन, हैड एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू सिक्योर हर डॉटर देवल रानी फ्रॉम हर एक्स हस्बैंड। Deval Rani was an infant about 6 months when Gujarat was invaded by Alauddin's army in 1296. She had perchance been saved and carried by her father to the south. और एक और पर्सनल रीज़न भी था, अलाउद्दीन करण देव की जो पुरानी बीवी थी, क्वीन थी कमला देवी, तो कमला देवी जो है उनसे बाद में अलाउद्दीन ने शादी कर ली थी, हमने जैसा पढ़ा था पीछे। तो उसके बाद फिर क्या हो गया कि अलाउद्दीन ने शादी की, तो कमला देवी जो है, जो कि अब मलिकाए जहान भी है, उन्होंने अलाउद्दीन से कहा कि उनको उनकी बेटी चाहिए, देवल रानी या फिर देवी, जो कि उनके जब अलाउद्दीन ने अटैक किया था गुजरात में, तो शायद उनके पिता उनको लेकर चले गए थे, मोस्ट परचांस बीन सेव्ड एंड कैरीड। तो माना जाता है कि उनकी बेटी को बचा लिया गया था और उनके पिता उसको लेकर साउथ चले गए थे। तो देवल रानी जो है, कमला देवी जो है वो चाहती थी कि देवल रानी उनके पास वापस आ जाए। तो ये एक पर्सनल रीज़न भी था साउथ पर अटैक करने का। अलाउद्दीन खलजी
called back surplus contingents of soldiers from northwestern frontier and constituted them into an army of the Deccan under the command of Malik Kafur, who had by then come to occupy the exalted office of the Malik Naib, the deputy sultan. तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने क्या किया, वो बहुत सारे कंटिजेंट्स जो है सोल्जर्स के जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ले करके उन्होंने जो है एक आर्मी बनाया ताकि वो डेक्कन पर जो है अटैक कर पाए। और इस आर्मी को कमांड कौन कर रहे थे, वही जिनको उन्होंने गुजरात से ख़रीदा था, मलिक कफूर, उनको कमांड कर रहे थे, क्योंकि मलिक कफूर इस समय मलिक नायाब बन चुके थे, डिप्यूटी सुल्तान भी कहा जाता है। और he was destined to conquer the whole of the South India under the direction of and control of Alauddin Khilji. He led an attack in 1307 on Devgiri with 30,000 soldiers. He was assisted in the enterprise by Ainul Mulk and Alp Khan, the governors of Malwa and Gujarat. Karan Dev was defeated and turned out of Elachpur. His daughter Deval Rani fell into the hands of Alp Khan's soldier near the Ellora cave. यहाँ पर क्या किया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो मलिक कफूर के अंदर जो है 30,000 लोगों को भेजा गया 1307 में देवगिरी, और वहाँ पर जा कर के उन्होंने जो है हरा दिया करण देव को, और फिर करण देव को हराया। और इसमें जो है अल्प खान और ऐनुल मुल्क जो कि मालवा और जो कि गुजरात और मालवा के गवर्नर हुआ करते थे, तो उन लोगों ने भी मदद किया। और फाइनली जो है देवल रानी जो कि करण देव की बेटी थी, बट कमला देवी की भी बेटी थी और कमला देवी को ये चाहिए थी, तो करण देव जो है उनको करण देव को हरा दिया गया और जो है देवल रानी को अल्प खान के सोल्जर ने ले लिया। शी वॉज टेकन टू दिल्ली वेयर शी वॉज मैरिड टू खिज्र खान द क्राउन प्रिंस आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। उनको जो है कमला देवी को जो है वो ले करके, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इट इज़ देवल रानी। सो देवल रानी को जो कि रानी कमला की बेटी थी, तो उनको लेकर के ले जाया गया और फिर क्या किया गया, उनको दिल्ली ले जाया गया और बाद में उनकी शादी खिज्र खान से हो गई जो कि क्राउन प्रिंस थे। रामचंद्र देव जो है उनको डिफीट हो गया एंड स्यूड फॉर पीस, और उनके साथ एक पीस ट्रीटी कर ली गई। ही विथ हिज वाइफ्स एंड चिल्ड्रन वॉज सेंट टू इम्पीरियल कोर्ट एट दिल्ली to offer personal submission to the Sultan. Alauddin Khilji accorded him an exceptionally generous treatment. The latter gave one of his daughter in marriage to the Sultan and stayed at the capital as a royal guest for about 6 months. तो यहाँ पर क्या हुआ कि रामचंद्र देव क्योंकि वो ट्रिब्यूट नहीं दे रहे थे और अलाउद्दीन के दुश्मन को भी हेल्प कर रहे थे, तो उनको कहा गया कि आप तो सुल्तान से मिलिए, अब सुल्तान ही डिसाइड करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने लेकिन उनके साथ जेनरसली ट्रीट किया, और इस जेनरस ट्रीटमेंट के बदले रामचंद्र देव ने अपनी एक बेटी अलाउद्दीन को शादी में दे दी। वो कैपिटल में रॉयल गेस्ट बन करके 6 महीने तक रहे। बहुत सारे हिंदू प्रिंसेस were taken by the Sultan of Delhi as their queen, but this is an exceptional case in which royal marriage took place with full consent of both the parties. इससे पहले भी अलाउद्दीन ने बहुत सारी हिंदू प्रिंसेसेस से शादी की थी, पर ये एक्सेप्शनल केस है रामचंद्र देव की बेटी के साथ शादी, क्योंकि रामचंद्र देव और अलाउद्दीन इसमें दोनों की मर्जी थी, मतलब दोनों ही पार्टीज पूरे मर्जी के साथ, मतलब ऐसा कोई अटैक करके जैसे गुजरात में हुआ तो इट वॉज बेसिकली अटैक। और फिर देवल रानी, आई एम सॉरी मैंने पीछे कमला रानी कह दिया था, तो देवल रानी से शादी हुई थी। लेकिन रामचंद्र देव के केस में ये जो है ये क्या था, ये एक हिंदू मुस्लिम मैरिज था बट विथ फुल कंसेंट। रामचंद्र देव वॉज ट्रीटेड बाय द सुल्तान एज हिज फादर इन लॉ इन द राइट्स पीरियड। ही रिसीव्ड a personal estate and 1 lakh gold coin as a gift as well as the title of Rai Rayan, मतलब किंग ऑफ किंग्स फ्रॉम अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को इसके बाद बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, जस्ट लाइक अ फादर इन लॉ, और उनको जो है किंगडम दिया, 1 लाख गोल्ड कॉइन भी दिए गिफ्ट के साथ, और राय रायन मतलब राजाओं का राजा का टाइटल भी दिया। बरनी के हिसाब से The Rai was even afterward obedient and sent his tribute regularly as long as he lived. He collaborated wholeheartedly with the imperial armies in the conquest of South India. The matrimonial relationship established between ruling house of Delhi and Devgiri crossed the religious barriers. Ramchandra Dev became a part and parcel of imperial power of India and rendered maximum assistance to Alauddin Khilji in
द एक्सपेंशन ऑफ हिज इम्पीरियल स्वे ओवर द साउथ। इसके बाद जो है रामचंद्र देव जो है उन्होंने रिलेशन हमेशा अच्छे से मेंटेन करके रखा, वो बहुत ही फेथफुल रहे अलाउद्दीन को, और वो जो है साउथ कैप्चर करने में उन्होंने अलाउद्दीन का बहुत मदद भी किया। According to the critics who adopt partisan or communal approach, the relationship is interpreted differently. It is held that Alauddin's policy towards Ramchandra Dev was based on political expediency. As a clever politician and diplomat, Alauddin won over the loyalty of Yadav chiefs and then used him as a tool in the fulfillment of aggressive designs. According to some critics, Ramchandra Dev was a coward ruler who compromised his independence, honor, and self-respect in order to preserve his throne and other material gains. Not only this, having disgraced himself, he shamelessly helped the aggressor in trampling the whole of southern India under their heels. Ramchandra Deva let down his own people, disgraced his religion, and did incalculable harm to his society and culture, of which he was expected to champion the cause. His cowardly conduct had a highly demoralizing effect on the Hindus of South India in general and the rulers in particular. तो माना जाता है कि रामचंद्र देव और अलाउद्दीन के बीच में रिलेशंस अच्छे थे और उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया। अलाउद्दीन ने बाद में रिस्पेक्ट दिया रामचंद्र देव को, और रामचंद्र देव ने सपोर्ट किया अलाउद्दीन को पूरे साउथ को जीतने में। कुछ कम्युनल लोग जो है, कट्टर लोग, वो ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन ने जो है रामचंद्र देव को बस एक टूल की तरह यूज़ किया साउथ को जीतने में, और रामचंद्र देव को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उन्होंने अपने रिलीजन, अपने मॉरल, हर कुछ को सेमलेसली जो है वो अग्रेसर के सामने हर कुछ जो है वो दाव पर लगा दिया, बस खुद थ्रोन पर बने रहने के लिए। आगे, in November 1309, Malik Kafur, accompanied by Ariz-e Mumlik and quite few distinguished military generals, led an army which, according to one estimate, comprised 100,000 soldiers for conquest of Warangal. Being deputy sultan, Kafur was provided with red canopy and unquestionable supremacy and power to control over the nobles. In the light of extraordinary arrangement made and precautions taken by Alauddin Khalji for the subjugation of Telangana, we can gauge the military prowess and reputation of Rai Pratap Rudradev II of Warangal, who had stood his ground in the face of the first imperial attack. तो क्या किया, 1309 में मलिक कफूर को जो है पूरे पावर और अनक्वेश्चनेबल मतलब ना कंट्रोल ओवर नॉवेल्स के साथ जो है मलिक कफूर को भेजा गया कि आप जाकर के वारंगल पर अटैक करें, और पूरा प्रिपरेशन किया अलाउद्दीन खलजी ने भी और मलिक कफूर ने भी। इससे हमें पता चलता है कि राय प्रताप रुद्रदेव II, जो कि वारंगल के राजा हुआ करते थे, उनका रेप्यूटेशन बहुत था। अलाउद्दीन डिड नॉट अंडररेट द स्ट्रेंथ ऑफ एनिमी, नॉर डिड ही accept a sure victory for his army. That is why he advised Malik Kafur not to press the Rai too hard. Kafur was expected to make a settlement with the ruler of Telangana without much loss of time and retire without pushing matters too far, lest Rai ladder Dio should get the better of him. It would be enough if Rai consented to surrender his treasure and jewel, elephants and horses, and also send treasure and elephant in the following year, not years, following year. The Sultan further warned Malik Nayab that in case he failed to achieve even this limited objective, he should, for the sake of his own name and fame, persuade the Rai through diplomacy or force to visit to Delhi. Malik Kafur was to maintain firm control over the army, albeit he was not to annoy the soldiery by his harsh treatment or by being severe in exacting the fifth of the spoils. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, मलिक कफूर को जो है तो इससे हमें मतलब हमने पीछे देखा कि वो बहुत पावरफुल है वारंगल के राजा। तो कफूर को कहा गया, अलाउद्दीन को मतलब शक था कि शायद वो ना जीते या शायद राजा भी जीत सकते हैं, तो अलाउद्दीन को शक था क्योंकि वो इतने पावरफुल थे। तो अलाउद्दीन ने कफूर से कहा था कि आप जो है क्या करिए कि अगर वो ना भी जीतें तो आप जो है एक ट्रीटी करिए कि वो जो है ट्रेजरी, एलिफेंट और हॉर्सेस जो है दे दे। अगर ये भी ना कर पाए तो आपको जो है उनको फोर्स से या फिर थ्रू परसुएशन क्या करना है, ये कहना है कि आप दिल्ली जा कर के सुल्तान से मिलिए।
और फिर उसके साथ साथ मलिक कफूर को जो है कहा गया था कि फर्म कंट्रोल उनको आर्मी पर रखना है, कि सोल्जर्स जो है वो जो है वॉर बूटी या फिर ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे पहले भी हो चुका है, वो सारी चीज़ें ना करें, उनका डिमांड ना करें, तो एक फर्म कंट्रोल होना चाहिए। इंपीरियल आर्मी मार्च थ्रू देवगिरी, रामचंद्र देव रेंडर्ड एवरी टाइप ऑफ असिस्टेंट टू इट, ही entertained Malik Kafur and other nobles with great hospitality, provided fodder for the animal and provision for the soldier. While the army was marching through his territories, he remained continuously in attendance upon Malik Kafur and met with all the commensurate requirement of the invader. He ordered his merchants to set up bazaars all along the route of the army, with strict instructions to sell everything according to Sultan's established prices in his own dominions. Ramchandra deputed his scout to guide the imperial armies en route to Warangal. तो ये जो आर्मी जो देवगिरी से आर्मी जो है वो देवगिरी से होते हुए वारंगल गई, और देवगिरी में रामचंद्र देव ने जो है इनकी बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी की, बाजार्स लगवा दिया और कहा कि सुल्तान ने जो प्राइस कहा है आप उसी प्राइस में बेचो, और लोगों को जिस प्रकार का भी नीड चाहिए था उस सारे नीड में रामचंद्र देव ने जो है इनका साथ दिया। As soon as Malik Kafur reached the frontiers of Telangana, he issued orders to lay waste the country with fire and sword. According to Firishta, this confounded the inhabitant who had never injured their wanton enemies. The invaders met with resistance at the fort of Sirpur, manned by a small contingent of Hindu soldiers. All of its defenders died in action, while their ladies, along with their children, perished in self-lit fire of Johar. Most of the Hindu nobles of Telangana, instead of organizing resistance to the invader from the countryside, fled to Warangal and apparently augmented the forces of the chief. Ramchandra Dev fought a defensive war from within the massive fort of Warangal and with double walls and ditches, which was promptly besieged by the imperial army. Some of the Rawats who were left outside the fort rendered a better service to their master. They cut off the supply line of the invader and actually disrupted the imperial postal services so much so that for about 6 weeks the Sultan did not receive any news from the war front. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मलिक कफूर तेलंगाना पहुँचे तो उन्होंने जो है बड़े रेजिस्टेंस के साथ वहाँ पर काम लिया, और फिर सिरपुर फोर्ट जो था उसको पूरा जो है क्या कर दिया, वहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, हिंदू सोल्जर्स जो जितने भी थे सबको मार दिया वहाँ पर, ठीक है। और जो वहाँ पे जो महिलाएं थी और जो बच्चे थे वो उन्होंने जौहर कर लिया। और फिर उसके बाद हिंदू नोबेल्स जो तेलंगाना के थे वो उन्होंने तेलंगाना में कोई रेजिस्टेंस ना करके सबके सब जो है वारंगल चले गए, और वारंगल में जो है फोर्सेस ऑगमेंट करने लगे। रामचंद्र देव जो है वो एक डिफेंसिव वॉर लड़ रहे थे फोर्ट से, और फिर जो है मेन काम यहाँ पर क्या किया, कुछ सोल्जर्स ने किया, कुछ रावत्स ने किया जो कि फोर्ट के बाहर रह गए थे। तो उन्होंने क्या किया, सप्लाई ही कट कर दिया, किस चीज़ का, फूड का और पोस्टल सर्विस का। ऐसा सप्लाई कट किया कि 6 वीक तक सुल्तान को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि वॉर में क्या हो रहा है क्या नहीं। हिंदू गुरिल्लास harassed the besiegers by launching night attacks on them. It necessitated the erection of an extensive katghar, a wooden defensive wall all around the imperial camp for protection. After a brief but deadly struggle, the imperial army captured the outer fort of Warangal, made a mud wall squeezing the besieged garrison within the stone wall on the inner fort. Hard pressed, the Rai sued for peace and felt great relief when he come to know that the invaders could be bought off. तो क्या हो गया, ऐसा सिचुएशन चल रहा है और फिर बहुत ज़्यादा हिंदू गुरिल्लास ने भी बहुत परेशान किया। गुरिल्ला टैक्टिक क्या होता है, जब एनिमी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, रात में सो रहा है या कुछ कर रहा है, तब उन पर वॉर कर दो, तब उन पर अटैक कर दो और फिर निकल जाओ। तो ये गुरिल्ला टैक्टिक जो है वो हिल एरियाज़ में बहुत फेमस होता है। तो ये उन्होंने किया वहाँ पर, हिंदू गुरिल्लास ने इनके ऊपर, इंपीरियल आर्मी के ऊपर, और इतना ज़्यादा किया कि इनको एक काट घर बनाना पड़ा, मतलब वुडन डिफेंसिव वॉल बनाना पड़ा पूरे कैंप के चारों तरफ, ताकि हिंदू गुरिल्लास आकर के अटैक ना करें।
बहुत ज़्यादा डेडली स्ट्रगल के बाद जो है किसी तरह से इम्पीरियल आर्मी जो है उसने वारंगल के आउटर फोर्ट को कैप्चर किया। और हार्ड प्रेस्ड बाय दिस, और राय जो है उनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो गए थे और फाइनली जो है वो पीस करना चाह रहे थे। और जब उनको पता चला कि इन्वेडर्स को जो है वो ख़रीदा जा सकता है तो वो तो बहुत ज़्यादा रिलीफ में चले गए। उन्होंने 100 एलिफेंट, 7,000 घोड़े और बहुत सारा गोल्ड, सिल्वर और ज्वेल्स जो कि इनकैलकुलेबल वैल्यू का था वो जो है उनको दिया। इसके साथ इट इंक्लूडेड द फेमस जौहर लेटर कॉल्ड कोहिनूर। तो इसी समय वारंगल के ही एक्सपीडिशन में राय ने जो है वो कोहिनूर जो है वो खुद से वो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया, जो कि आज भी काफ़ी फेमस है, प्रेजेंटली ब्रिटिश म्यूजियम में है। राय डिड नॉट मीट मलिक कफूर albeit he sent his men size statue made of gold with a golden chain round its neck to acknowledge his submission. He also promised in writing to send annual tribute to the imperial court regularly. Laden with booty, Malik Kafur returned to Delhi on 11 June 1310 to great delight of Alauddin Khilji. तो क्या हो गया कि राय जो है वो खुद मलिक कफूर से नहीं मिले पर अपने ही साइज़ का एक गोल्डन स्टैचू, सोने का स्टैचू, और सोने के स्टैचू के गले को जो है एक सीकड़ से जकड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि हम सबमिटेड हैं आपको। और फिर एक लेटर लिख के दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपको एनुअल ट्रिब्यूट देंगे, जबकि इन्होंने तो बस 1 ईयर का सोचा था कि मैक्सिमम लेंगे। इन्होंने एनुअल ट्रिब्यूट दिया। तो वॉर बूटी के साथ लदे हुए मलिक कफूर जो हैं वो गए अलाउद्दीन खिलजी के पास। Flushed with joy of an easy victory at Warangal, Alauddin Khilji became impatient to spread his imperial sway over whole of southern peninsula without much loss of time. Malik Kafur was even more enthusiastic than his master for the enterprising campaign. Within 4 months of his return from Warangal, he was ready for the third expedition to south. The trigger-happy soldiers weighed with one another, getting themselves listed in the army of Islam for jihad against the infidels. तो क्या हुआ इस विक्ट्री से, इस इजी विक्ट्री से, क्योंकि सबने एक्सपेक्ट किया था कि ये डिफ़िकल्ट होगा, तो ये लोग काफ़ी खुश हो गए। अलाउद्दीन भी खुश थे और वो तीसरा मिशन प्लान कर रहे थे। उनसे ज़्यादा खुशी से मलिक कफूर ने किया, और सोल्जर्स जो हैं उन पर तो उनके दिमाग में यही डाला हुआ था कि आप तो इस्लाम की आर्मी हो, आप जिहाद कर रहे हो, तो नॉन बिलीवर्स को आप जो है नॉन बिलीवर्स को ख़त्म कर रहे हो। तो ऐसा कुछ कुछ भर दिया जो महमूद ऑफ गजनी के समय में था। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अलाउद्दीन रिलीजन पर इतना नहीं बिलीव करते थे, वो अपनी ही बात को लॉ मानते थे, लेकिन जहाँ पर उनको नीड पड़ा है वहाँ पर उन्होंने रिलीजन को यूज़ किया। तो ये एक यूज़ हमें दिख रहा है अलाउद्दीन का। टर्म्स लाइक इस्लाम एंड जिहाद वेयर हाउएवर यूज्ड इन मोस्ट कैजुअल मैनर, बट इसको कुछ बहुत इमोशंस के साथ नहीं यूज़ किया जा रहा था, बहुत कैजुअल मैनर में यूज़ किया जा रहा था। एवरीवन फ्रॉम द सुल्तान टू द रैंक एंड फाइल वॉज टेम्प्टेड ओनली बाय द ग्लैमर ऑफ लूट एंड प्लंडर। तो इन लोगों को कुछ ऐसा नहीं था कि इनको जो है नॉन बिलीवर को डिस्ट्रॉय करना या ऐसा कुछ। सुल्तान से लेकर के जो सबसे निचले रैंक का भी इंसान था, सबको बस लूट के कारण ये लोग कर रहे थे, बस नाम इन्होंने जिहाद दे दिया था। Expedition was originally directed against the kingdom of Dwar Samudra, but only the Sultan set the guidelines of the campaign. Malik Kafur was allowed ample discretion to execute it in any way he thought fit. The royal standard accompanied Malik Kafur with his red canopy, moved out of capital in early November 1310, and review of the army of invasion was held on the bank of the Jamna for a couple of weeks before it actually marched to the south. Ramchandra Dev accorded reception to it at Devgiri on February 3, 1311. तो 1310 में जो है ये लोग, नवंबर 1310 में जो है ये लोग निकले और फिर साउथ की तरफ द्वार समुद्र पर अटैक करने। और रामचंद्र देव जो है उन्होंने देवगिरी में इनको रिसीव किया, इस आर्मी को, और फिर सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जो द्वार समुद्र को कैप्चर करने में रिक्वायर्ड था। इम्पीरियल आर्मी जो है वो रेजिमेंट्स में डिवाइड हुई, 10,000 के रेजिमेंट में। अ रेजिमेंट बीइंग फर्दर स्प्लिट अप इनटू यूनिट्स ऑफ 1,000 ईच सोल्जर। और हर रेजिमेंट जो है 10,000 का एक रेजिमेंट था, तो हर रेजिमेंट जो है वो एक यूनिट में डिवाइड हुआ, और एक यूनिट में, हर यूनिट में 1,000 सोल्जर हुआ करते थे।
और ऐसा इसलिए किया गया ताकि क्विक मूवमेंट हो सके, अलग अलग डायरेक्शन में कमांड इफेक्टिवली दिया जा सके। होयसाल रूलर जो कि वीर बल्लाल III थे, वो टेरिफाइड हो गए इसी चीज़ से, इस आर्मी के शो से ही, इस रेजिस्टेंस से ही, और उन्होंने जो है सबमिट कर दिया। उन्होंने जो है एलिफेंट हॉर्सेस दिया, ट्रेजर दिया और ऑफ़र किया कि वो दिल्ली को जो है एनुअल ट्रिब्यूट करेंगे। द्वार समुद्र में मलिक कफूर को पता चला अबाउट द आउटब्रेक ऑफ फैट्रिसाइडल वॉर बिटवीन द टू पांड्या प्रिंसेस। यहीं पर मलिक कफूर को पता चला कि पांड्या प्रिंसेस के बीच में जो है वो फैट्रिसाइडल भाई भाई में लड़ाई हो गया है। Kulashekar, the Pandya ruler of Madura, was inclined more favorably towards his elder but natural son Veer Pandya, and this excited the jealousies of younger but legitimate son सुंदर पांड्या। तो क्या हो गया, कुलशेखर जो है वो पांड्या रूलर जो थे वो अपने वो ज़्यादा फेवर कर रहे थे अपने बड़े बेटे जो कि नेचुरल सन थे वीर पांड्या को, और इनके जो मतलब जायज बेटे थे सुंदर पांड्या, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस थे इस बात को लेकर के। सुंदर पांड्या ने अपने पिता का मर्डर कर दिया गुस्से में, और फिर क्या किया, क्लेम द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए जो है मदुरा का थ्रोन जो है वो क्लेम कर रहे थे, बट वॉज टर्न आउट ऑफ मदुरा, पर वीर पांड्या ने जो है उनको मदुरा से भगा दिया। सुंदर पांड्या इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही गुस्सा थे, और उनको जब मलिक कफूर का पता चला जो कि उस समय द्वार समुद्र में थे, तो उन्होंने मलिक कफूर से मदद मांगा। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखी मलिक कफूर को, और फिर उन्होंने जो है अपने इम्पीरियल ट्रूप्स को जो है सोचा कि अच्छा ठीक है अब फार साउथ तक कर ही दिया जाता है। तो ही वॉज फेथफुली असिस्टेड बाय वीर बल्लाल III इन द एंटरप्राइज। वीर पांड्या फ्लेड the capital on the approach of imperial army which overran the Pandya kingdom apparently in the search of fugitive prince and plundered all important town and temple that fell in its way. Having realized his folly, though very late, Sundar Pandya also left the imperialist and fled into the jungles. तो क्या हो गया यहाँ पर, इन सारे सिचुएशन में क्या हुआ, सुंदर पांड्या ने मलिक कफूर से मदद मांग लिया। और फिर ही वॉज फेथफुली असिस्टेड बाय वीर बल्लाल III इन द एंटरप्राइज, और इस एंटरप्राइज में वीर बल्लाल III ने जो है उनकी मदद की। ठीक है, वीर बल्लाल कौन है, द्वार समुद्र में कर रहे हैं, तो वीर बल्लाल III ने जो है वो इस चीज़ में मदद की। वीर पांड्या जो है वो कैपिटल से भाग गए जब उनको पता चला कि इंपीरियल आर्मी आ रही है। पांड्या किंगडम को पूरा रैवेज कर दिया इस आर्मी ने, जितने भी टेम्पल वेम्पल जो भी मिले सब लूट लिया। सुंदर पांड्या को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि ये बेवकूफ़ी की उन्होंने, और वो जो है वो भी जंगल में भाग गए। फिरिश्ता के हिसाब से मलिक कफूर जो है रीच्ड एज फार एज रामेश्वरम वेयर ही इरेक्टेड अ मॉस्क इन ऑनर ऑफ द विक्ट्री ऑफ इस्लाम। और मलिक कफूर जो है वो ये करते करते रामेश्वरम तक पहुंच गए, जहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद बनवाई इस्लाम का विक्ट्री सिंबलाइज करने के लिए। ये फिर से ना वही हो गया कि लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये प्लंडर कर रहे थे बट नाम इस्लाम का ले रहे थे। Politically, his campaign to the far south proved a failure because both of the Pandya princes elude him, and none made a formal treaty of surrender nor recognized the paramountcy of Alauddin Khalji over the dominance of Madura. The campaign proved, however, most fruitful from the point of view of material gain. Malik Kafur returned to Delhi on October 18, 1311 with 612 elephants, 96,000 mounds of gold, 20,000 horses, several chests of precious jewels and pearl. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो कैंपेन था मदुरा का, ये वैसे तो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि पांड्या प्रिंस में ना ही सुंदर ना ही वीर किसी ने भी एक्सेप्ट ही नहीं किया मलिक कफूर को या फिर अलाउद्दीन खलजी को अपना मतलब सुपीरियर, और ना ही कुछ राइटिंग में दिया कि मतलब ट्रिब्यूट देंगे ये वो। लेकिन पैसे के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल रहा ये, क्योंकि जब वो दोनों ही प्रिंस ने वकेट कर दिया मदुरा को, तो सबसे ज़्यादा लूट यहीं से हुई। 612 एलिफेंट, 96,000 माउंट्स ऑफ गोल्ड, 20,000 हॉर्सेस और बहुत सारा प्रेशियस ज्वेलरी और पर्ल जो है वो लेकर के गए मलिक कफूर यहाँ से दिल्ली। अमीर खुसरो गिव्स द वेट ऑफ द प्रेशियस स्टोन्स ऑफ इनकैलकुलेबल वैल्यू एट 500 mounts. As a matter of fact, the booty from Dwar Samudra and Madura defied
all description and estimates in term of its monetary value। तो माना जाता है कि द्वार समुद्र और मदुरा से जो बूटी ले जाई गई वो इतनी ज़्यादा है कि जिसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। अलाउद्दीन खलजी लाइफ लॉन्ग एक्विजिशन इंक्लूडिंग द स्पॉइल ऑफ देवगिरी पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस बिफोर इट। ये इतनी ज़्यादा थी कि अलाउद्दीन खलजी के पूरे मतलब ज़िंदगी में जितना उन्होंने जमा किया था, इवन द्वार समुद्र से भी जो जमा किया, सॉरी देवगिरी से भी जो जमा किया था, सब मिला करके भी उसके सामने कुछ नहीं थी। इट मे वेल हैव टर्न्ड महमूद ऑफ गजनी इन हिज ग्रेव विथ विस्टफुल आइज। इतनी ज़्यादा मतलब बूटी, इतना ज़्यादा मतलब इन्होंने रिसोर्सेस लिया कि वो महमूद ऑफ गजनी भी जो है वो अपनी कब्र से उठ करके देख लें, इतनी ज़्यादा मतलब है ना, इट्स जस्ट एन आयरनी। तो इतनी ज़्यादा मतलब जो है वो चीज़ें थी कि महमूद गजनी भी वो जो है वो अपनी आंख गड़ा ले, इतने पैसे। वीर बल्लाल III accompanied Malik Kafur to Delhi and received very generous treatment from Alauddin Khalji. After Ramchandra Dev, he became second most useful and obedient vassal of the Sultanate in the South। वीर बल्लाल देव जो है, वीर बल्लाल III जो है, जो कि द्वार समुद्र के रूलर थे, वो मलिक कफूर के साथ दिल्ली गए। वहाँ पर अलाउद्दीन खलजी ने इनके साथ बड़ा जनरस ट्रीटमेंट किया और रामचंद्र देव के साथ साथ ये भी जो है ओबीडियंट बन गए, ओबीडियंट वसाल उनके साउथ में। रेस्ट ऑफ द पार्ट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू।